हेलो व्यूअर्स। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर 11 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का रिवीजन। ये जो चैप्टर है आपके यूनिट टेस्ट में भी आने वाला है और एग्जाम्स में तो आना ही है। तो इस चैप्टर का नाम क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। नाम है चैप्टर का विद्रोही और राज। 1857 यानी आपको इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो 1857 के साल में जो भी घटनाएं हुई उस टाइम पर 1857 की क्रांति हुई, विद्रोह हुआ, इन्हीं सब के बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे आखिर ये विद्रोही कौन है। विद्रोही वो लोग हैं जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों का विद्रोह किया था। ठीक है। और राज मतलब यहाँ पर क्या है, राज मतलब यहाँ पर है अंग्रेजों से। ब्रिटिशर्स का भारत के बहुत सारे हिस्सों में रूल था, इसीलिए बोला गया है इस चैप्टर को विद्रोही और राज, क्योंकि यहाँ पर विद्रोही भारतीय हैं और वो विद्रोह किसका कर रहे हैं, अंग्रेजों का कर रहे हैं, ब्रिटिश शासन का, व्यवस्था का, सिस्टम का विद्रोह कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि लोग अब इतने ज्यादा परेशान हो गए थे कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। विद्रोह क्या होता है, जब बहुत सारे लोग, ग्रुप ऑफ पीपल्स अपनी कुछ मांगों के लिए, जरूरतों के लिए, जो भी व्यवस्था होती है, सिस्टम होता है या फिर सरकार होती है, उसका विद्रोह करते हैं या विरोध करते हैं कि हमारी इन मांगों को पूरा किया जाए। और ये दोनों तरीके से होता है, हिंसक और अहिंसक। यानी लोग शांति से भी विद्रोह करते हैं और अशांति से भी करते हैं। तो अगर हम 1857 के विद्रोह की बात करें तो इस विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, 10 मई 1857 में हुई थी, मेरठ में। आपको डेट याद रखनी होगी। मेरठ छावनी में, छावनी मतलब जहां पर सिपाही लोग रहा करते हैं, उस एरिया को बोल दिया जाता है छावनी। ठीक है। तो मेरठ में सिपाहियों ने इस विद्रोह की शुरुआत करी और सबसे इंपॉर्टेंट एक सोल्जर है यहाँ पर, मंगल पांडे एक सोल्जर थे जिसने क्या किया था, अंग्रेजों ने जो कारतूस सिपाहियों को यूज करने के लिए दी थी, सिपाहियों को ये लग रहा था कि इसमें गाय और पीआईजी की चर्बी मिली हुई है, और अगर चर्बी मिली हुई होगी और इस तरीके के कारतूस को हम अपने मुंह से लगाएंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि हिंदुओं के लिए जो गाय होती है बहुत ज्यादा पवित्र होती है और जो मुसलमान होते हैं उनके लिए जो पीआईजी होता है वो क्या होता है, हराम होता है। तो अगर दोनों ही धर्मों के लोग उस कारतूस को मुंह से लगा लेंगे तो उनको लग रहा था कि अंग्रेज तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर देंगे हमारा। इसीलिए जब मंगल पांडे ने विद्रोह किया, 29 मार्च को उन्होंने ये किया। मंगल पांडे से इंपॉर्टेंट ये कुछ फैक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। उन्होंने जब विद्रोह किया और कुछ अंग्रेजों पर हमला कर दिया और उसके बाद से क्या हुआ, उनको पकड़ लिया गया और 8 अप्रैल को उनको फांसी लगा दी गई। अब ये जो घटना हुई, इसके बाद से भारत में ये जो अफवाह थी, ये जो घटना थी, और तेजी से फैली। ठीक है। ये तो हो गया एक रीजन की उस टाइम क्या हो रहा था, सैनिक कारण क्या थे इस विद्रोह के। लेकिन इस विद्रोह के शुरू होने के और भी बहुत सारे कारण थे। अब इस विद्रोह में वो सामने आने लग गए। ठीक है। तो अब हमने देखा कि 10 मई को जब ये विद्रोह शुरू हो गया मेरठ छावनी से, तो 11 मई को लोग कहाँ गए, 11 मई को आपको याद रखना होगा, लोग दिल्ली गए थे। दिल्ली क्यों गए थे, दिल्ली गए थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, लास्ट मुगल रूलर थे, यानी आखिरी मुगल शासक थे। इसके बाद मुगल साम्राज्य खत्म हो गया था। तो विद्रोहियों को ये लग रहा था क्योंकि हम जब इतना बड़ा विद्रोह करने जा रहे हैं तो कोई ना कोई होना चाहिए कि हम कह सकें कि हम इनकी सरपरस्ती में, या फिर ये हमारे हेड हैं, इनके अंडर हम पूरा विद्रोह कर रहे हैं, ताकि उनके विद्रोह को थोड़ी वैधता मिल सके, थोड़ी ऑथेंटिसिटी मिल सके। इसीलिए लोगों ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना क्या चुन लिया था, नेता चुन लिया था, जो कि दिल्ली में थे। लोग दिल्ली में गए लाल किला उनसे डिमांड करने कि आप हमारे नेता बनिए, और बहादुर शाह जफर के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने भी फिर सब लोगों को अपना सपोर्ट दे दिया था। अब इसके आगे क्या हुआ, जो विद्रोही थे उन्होंने क्या किया, सरकारी इमारतों पर हमला। सरकारी इमारतों से यहाँ पर मतलब है वो इमारतें जो अंग्रेजों के कंट्रोल में थी, क्योंकि उस टाइम पर काफी सारी जगहों पर अंग्रेजों की सरकार थी। तो जो इमारतें थी सरकारी, वो भी किसकी थी, अंग्रेजों की थी। तो उन्हीं इमारतों पर विद्रोहियों ने अब गुस्से में क्या कर दिया था, अटैक किया था। अब यहाँ पर सिपाहियों के साथ किसान लोग भी शामिल हो गए थे। देखिए शुरुआत तो हुई सिपाहियों से भले ही, लेकिन इस विद्रोह में धीरे धीरे बहुत सारे लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी जाति के हो, किसान हो, आम इंसान हो, सभी लोग शामिल हो गए थे, क्योंकि सभी लोग किसी न किसी तरीके से परेशान थे। अब किसानों के शामिल होने का रीजन क्या था कि किसान लोग बहुत ज्यादा गुस्सा थे साहूकार और अमीरों से। साहूकार कौन होते हैं, जो कि पैसा देते हैं इंटरेस्ट पर, ब्याज पर, किसानों को उधार के लिए। ठीक है। तो किसानों को लगता था ये जो साहूकार और अमीर हैं ये अंग्रेजों की चापलूसी करते हैं, और इसी की वजह से हमारी जो सिचुएशन है बहुत ज्यादा खराब है। ओके। अब नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है कि अब जब ये विद्रोह हुआ तो इस विद्रोह को दबाने के लिए भी अंग्रेजों को बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ी, और ऐसे ही कुछ अंग्रेज सेनापति या कमांडर्स थे जिनके नाम ये हैं, जेम्स ऑटरम, हेनरी हैवलॉक, कॉलिन कैंपबेल, सर ह्यू ग्रोव्स। तो ये वो सारे हैं सेनापति जिन्होंने इस विद्रोह को खत्म करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, 1857 में विद्रोहियों ने आपस में एकता कैसे स्थापित करी, क्योंकि इसमें अलग अलग धर्मों के लोग थे, जातियों के लोग थे, अलग अलग समुदाय के, कम्युनिटी के लोग थे। तो सबसे पहले तो लोगों ने क्या किया, जो भी वो विद्रोह से रिलेटेड घोषणा करते थे या कुछ अनाउंसमेंट करते थे, तो उसमें जाति और धर्म को भेदभाव नहीं करते थे। यानी उनकी घोषणाएं किस तरीके की होती थी, अरतूस वाली जो घटना थी उससे हिंदू और मुस्लिम दोनों परेशान थे, इसलिए लोग किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, इस विद्रोह में शामिल होना चाह रहे हैं। इस विद्रोह को हिंदू मुस्लिम दोनों के लाभ हानि से जोड़ा गया, यानी लोगों को ये बताया गया कि अगर आप ये विद्रोह करते हैं अंग्रेजों का तो सभी को इससे लाभ होगा, और नुकसान क्या है, अंग्रेजों से जो सबको नुकसान हो रहा है वो भी बराबर ही है, क्योंकि हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो सभी लोग उनसे परेशान थे। नेक्स्ट यहाँ पर है 6 पॉइंट कि इस विद्रोह का जो
तात्कालिक कारण था। तात्कालिक मतलब होता है इमीडिएट, यानी उसी समय क्या कारण था? चर्बी वाले कारतूस की घटना थी, जिस वजह से ये विद्रोह शुरू हो गया था। लेकिन हमें पता है कि अंग्रेज जो हैं भारत में काफ़ी सालों पहले से थे। तो तो उन्होंने ऐसे हालात बना दिए थे कि लोग, भारत के लोग हों, भारत के नेता हों, बहुत ज़्यादा परेशान थे सभी लोग। तो इस विद्रोह के शुरू होने का जो रीज़न था वो सिर्फ़ सैनिक कारण ही नहीं था, साथ ही साथ यहाँ की जो राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक सिचुएशन थी उस टाइम की, इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी अंग्रेज़ों की वजह से कि लोग अब भड़क गए थे। लोगों के अंदर जो बात इतने टाइम से दबी हुई थी, अब वो इस विद्रोह के ज़रिए सामने आने लग गई थी। ठीक है? अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि इस विद्रोह के प्रमुख नेता या लीडर कौन थे? इससे रिलेटेड मैं आपको एक लिस्ट दिखा देती हूँ। उस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि कौन-सी जगह पर कौन-सा लीडर था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी और बहादुर शाह दिल्ली में बहादुर शाह ज़फ़र थे। लखनऊ में बेगम हज़रत महल थी। तो ये लिस्ट आपको पूरी याद होनी चाहिए क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके इस चैप्टर से मैप क्वेश्चन्स भी आते हैं। तो मैप वर्क वाले जो क्वेश्चन्स हैं वो यहीं से बनते हैं कि विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन से थे। ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए, नाना साहिब, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह ज़फ़र, मौलवी अहमदुल्ला शाह और शाहमद। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौज़ी। अब लॉर्ड डलहौज़ी जो है वो एक गवर्नर जनरल थे, अंग्रेज़ थे, ठीक है? इन्होंने क्या करा था 1850 के दशक में बहुत सारी जगहों पर जीत हासिल कर ली थी। कौन-कौन सी जगहों पर? चाहे वो मराठा भूमि हो, कर्नाटक, पंजाब हो या बंगाल हो। और यहाँ पर एक नीति लागू करी थी, एक पॉलिसी बना दी थी, दत्तक निषेध नीति। यानी ये वो नीति है जब किसी रूलर का या शासक का खुद का कोई बेटा नहीं होता और वो अगर गोद ले लेते हैं, तो उस जगह पर कौन कब्ज़ा कर लेगा? अंग्रेज़ कब्ज़ा कर लेंगे। जैसे कि हमें पता है झांसी में भी यही हुआ था, क्योंकि झांसी की रानी का कोई खुद का सन नहीं था, तो इसीलिए उस जगह पर अंग्रेज़ों ने जो नीति बनाई थी, उसके ज़रिए उन्हें कंट्रोल करना, कब्ज़ा करना ईज़ी हो गया था। नेक्स्ट है अवध में भी क्या हुआ था, बहुत सारे लोग जो थे वो पीड़ा में थे, यानी परेशानी में थे, चाहे वहाँ के राजकुमार हों, तालुकदार हों, किसान हो, सिपाही हों और क्योंकि सभी लोग परेशान थे, तो सभी लोगों की परेशानियों ने क्या कर दिया था, एक-दूसरे से जोड़ दिया था और सभी लोग चाहते थे कि अब इस अंग्रेज़ी राज का फिरंगी राज मतलब फिरंगी किसको बोला जाता है? अंग्रेज़ों को ही बोला जाता है फिरंगी। या फॉरेनर्स को भी बोल देते हैं फिरंगी। तो सब लोग चाहते थे कि अब इस अंग्रेज़ी राज की समाप्ति हो जानी चाहिए, ये खत्म हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है। अब अवध इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन्स भी बनते हैं। मैं जब क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियोज़ कराऊँगी तो उसमें आपको और डिटेल में समझाऊँगी। अब इस जगह को बंगाल आर्मी की पौधशाला क्यों कहा जाता है? देखिए एक आर्मी है बंगाल में, ठीक है? बंगाल आर्मी। अब बंगाल आर्मी जो है, यहाँ पर तो लोग जब शामिल होंगे, भर्ती होंगे सेना में, तो वो कहीं से भी आ सकते हैं, कोई पंजाब से आएगा, कोई राजस्थान से आएगा, कोई यूपी से आएगा। तो ऐसे ही जब लोग अलग-अलग जगहों से यहाँ आ रहे थे, तो सबसे ज़्यादा इस आर्मी में शामिल होने वाले लोग कौन थे? जो कि अवध से थे। ठीक है? तो अवध से बहुत सारे लोग बंगाल आर्मी में शामिल हुए थे और ज़्यादातर इसमें से कौन थे? ऊँची जाति के ब्राह्मण्स भी थे। तो इसीलिए बोला गया है कि ये जो है बंगाल आर्मी की पौधशाला है अवध। अब नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौज़ी ने अवध से रिलेटेड एक बात कही थी 1851 में। क्या कहा था उन्होंने अवध के लिए? उन्होंने कहा कि ये जो चेरी फल है, ये गिलास फल बोल दिया यहाँ पर चेरी को, ये जो चेरी है एक दिन हमारे मुँह में आकर गिरेगा। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? ये आपको एक्सप्लेन करना होगा एग्ज़ाम में। ये हम डिटेल में भी करेंगे क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियोज़ में, लेकिन मैं आपको इसका मीनिंग बता देती हूँ। देखिए, अब लॉर्ड डलहौज़ी ने क्या किया था, अवध से एक संधि करी थी 1801 में, सहायक संधि जिसको बोला जाता है। संधि मतलब होता है कोई भी समझौता या कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो संधि थी, अंग्रेज़ों ने इस तरीके से करी थी कि उनको पता था कि धीरे-धीरे यहाँ के हालात खराब हो जाएँगे और इसीलिए 1851 में जो लॉर्ड डलहौज़ी हैं, वो बोल रहे हैं कि ये जो रियासत है, एक दिन कहाँ आ जाएगी, हमारे कब्ज़े में ही, हमारे अधिकार में ही आ जाएगी। इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, अवध को बोल रहे हैं चेरी और बोल रहे हैं एक दिन ये भी हमारे मुँह में ही आके गिरेगा, यानी एक दिन ये भी जगह हमारे ही कब्ज़े में आ जाएगी। यानी उनको इतना कॉन्फिडेंस था। ठीक है? अब नेक्स्ट ये आप इस एग्ज़ाम्पल से आप ये समझ सकते हैं कि उस टाइम जब विद्रोह हुआ, उससे पहले भी हालात ऐसे थे कि लोग बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों से परेशान थे। इसलिए ये सारे एग्ज़ाम्पल्स बताए गए हैं। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया कि भारत में पश्चिमी शिक्षा यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन को, वेस्टर्न विचारों को, उनके संस्थानों को यहाँ पर लाने की कोशिश करी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो भारतीय समाज है उसको हम तभी सुधार सकते हैं जब यहाँ पर वेस्टर्नाइज़ेशन होगा या फिर यहाँ पर पश्चिम की कुछ चीज़ें आएँगी। तो इसीलिए उन्होंने बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ भी बना दी थी। और उन्होंने क्या किया, उनको लगता था कि जो भारतीय हैं उनको कुछ नहीं आता, वो अनसिविलाइज़्ड हैं और अगर हम वेस्टर्न शिक्षा उनको देंगे तभी वो सुधर सकते हैं। उन्होंने सती प्रथा खत्म करने की भी कोशिश करी, हिंदू विधवा विवाह को भी वैधता दिलाने की कोशिश करी और फिर कुछ कानून भी बनाए गए। ठीक। नेक्स्ट है अंग्रेज़ों ने कुछ बहाना बनाकर बहुत सारी जगहों पर कंट्रोल कर लिया था इस नीति से, दत्तकता को अवैध करके। अब ये क्या है, हमें पता है कि झांसी की रानी में भी उन्होंने क्या कहा था, क्योंकि उनका कोई खुद का पुत्र नहीं था तो उस जगह पर भी कंट्रोल कर लिया था और इसी दत्तकता यानी गोद लेने को जब अवैध बता दिया गया, इस चीज़ को बैन कर दिया गया और इसी के बहाने झांसी और सतारा और बहुत सारी जगहों पर अंग्रेज़ों ने क्या कर लिया था, अपना कब्ज़ा कर लिया था। ठीक है?
फिर नेक्स्ट चर्बी वाले कारतूस और दूसरी अफवाहों ने भारतीय स्वतंत्रता के बीज बो दिए। यानी जब ये सारे हालात हो रहे थे 1857 से पहले और फिर जब ये कारतूस वाली घटना हुई 1857 में, तो जो पहले से परेशानी चली आ रही थी और ये जो बातें थी सभी चीज़ें एक साथ मिल गई और जो लोग थे वो भड़क गए। लोगों से अब बर्दाश्त नहीं हुआ कि अब बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब तो हम विद्रोह करके ही रहेंगे। ठीक है? ऐसा रिवोल्ट है या विद्रोह है जब लोग बहुत बड़े पैमाने पर एक साथ शामिल हुए थे, चाहे किसी धर्म के हों, जाति के हों, लोग शामिल हो गए थे अंग्रेज़ों का खात्मा करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर है, अब देखिए अवध, अवध का नाम बार-बार आ रहा है तो हम यहाँ देखेंगे अवध में जो संधि की गई थी जिसका नाम है सहायक संधि, कब की गई थी? ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1801 में एग्जाम में पूछते हैं। और 1856 में क्या किया? अंग्रेज़ों के कब्जे में ये अवध पूरी तरीके से आ गया था। और अंग्रेज़ों ने क्या चालाकी और करी थी, यहाँ के एक नवाब थे वाजिद अली शाह, उनको कलकत्ता भेज दिया। बोला कि आप इस लायक नहीं हो इस जगह पर शासन कर सको, तो हम इस जगह पर क्या करेंगे, अब रूल करेंगे। और इस संधि की जो शर्तें थी वो इस तरीके की थी, अंग्रेज़ों ने कहा था कि जब ये संधि हो जाएगी तो क्या करना होगा, आप अपनी सेना खत्म कर देंगे, यानी नवाब से बोला तुम्हें अपनी सेना खत्म करनी होगी, अंग्रेजों की सेना रखनी होगी और उस सेना की व्यवस्था यानी उसके मेंटेनेंस और उसका खर्चा उठाने का काम भी किसे करना होगा, तुम्हें ही करना होगा। यानी आप देख सकते हैं कि ये जो संधि है, ये अवध चाहता नहीं था करना, लेकिन अंग्रेजों ने उसे थोप दिया था। क्योंकि संधि की शर्तें ही इस तरीके की हैं कि इससे किसका फायदा होगा, अंग्रेजों का ही फायदा होने वाला था। नेक्स्ट 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त नाम से एक व्यवस्था लागू करी गई, भू राजस्व व्यवस्था होती है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जो कि कर इकट्ठा करने के लिए, जमीन से कर इकट्ठा करने के लिए कोई भी व्यवस्था लागू की जाती है तो उसे बोला जाता है। तो इसी तरीके की एक व्यवस्था अंग्रेजों ने लागू करी थी और इसके तहत क्या हुआ था, तालुकदार जो होते हैं उनकी जमीनों को उनसे बेदखल कर दिया था। तालुकदार कौन होते हैं, मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अब इस टाइम पर जो भी घोषणाएँ होती थी, वो ये दिखा रही थी कि जो हिंदू और मुसलमान हैं, वो अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान थे और उन्हें लग रहा था कि अंग्रेज़ जो है हमारा जाति और धर्म क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। अगर ये हमें कारतूस देंगे, तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा और उन सब लोगों को लग रहा था कि अंग्रेज़ हमें ईसाई बनाना चाहते हैं। और इसी तरीके की अफ़वाहें उस टाइम पर जो फैल रही थी, लोगों ने इन सारी अफ़वाहों पर क्या कर लिया था, भरोसा कर लिया था। ठीक है? अंग्रेज़ों ने अब देखिए, अब जब ये विद्रोह हो गया तो अंग्रेज़ों ने इसे शांत करने के लिए क्या किया, बहुत सारे कानून भी पारित करे और 1 मई और जून 1857 में पूरे भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया। और उन्होंने कुछ इस तरीके की पिक्चर्स, पोस्टर्स, कार्टून्स भी बाज़ार में फैलवा दिए, जिससे लग रहा था कि जो भारत के लोग विद्रोह कर रहे हैं या जो ये सारे विद्रोही हैं, बहुत ज़्यादा खराब है। मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं इन पिक्चर्स में विद्रोहियों को इस तरीके से दिखाया गया है कि जो अंग्रेज़ हैं बहुत ज़्यादा डर रहे हैं और जो विद्रोही हैं वो अंग्रेज़ों के घर तबाह कर रहे हैं, उनकी औरतों और बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं और सबको मार रहे हैं। और इस तरीके की इमेज बना दी थी विद्रोहियों की और सब जगह फैला दिया था कि ये विद्रोही जो हैं इतने ज़्यादा खराब हैं, अब इनको खत्म करना ही होगा। यानी जो विद्रोहियों की परेशानी थी उसको नहीं देखा गया। विद्रोहियों की ऐसी इमेज सब जगह फैला दी कि अंग्रेज़ों को लगने लग गया कि ये तो बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ, अब इस विद्रोह को खत्म करना ही होगा। ठीक है? देखिए, अब ये जो विद्रोह है बोला जाता है कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता है। यानी हमारी जो आज़ादी हुई, उस आज़ादी में सबसे पहला जो संग्राम था या विद्रोह था बड़े पैमाने पर जो हुआ, वो कौन-सा माना जाता है? 1857 का विद्रोह ही माना जाता है। हालाँकि ये विद्रोह सफल नहीं हुआ था, इस विद्रोह को अंग्रेज़ों ने खत्म कर दिया था, दबा दिया था, लेकिन फिर भी इस विद्रोह के जो हम देखते हैं, परिणाम देखते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज़ देखते हैं, वो हमें लॉन्ग टर्म में दिखते हैं। यानी लंबे सा लोगों को अब पता चल गया था कि अंग्रेज़ों का राज कभी न कभी खत्म होगा ही और इसका जो फाइनल परिणाम था वो हमें कब दिखा, 1947 में, जब हम आज़ादी के पीछे की कोशिशें काफ़ी पहले से चल रही थी और उन्हीं कोशिशों में सबसे पहली सबसे बड़ी कोशिश कब की गई, 1857 के विद्रोह में की गई। ठीक है? इसीलिए बोला जाता है ये जो विद्रोह है क्या था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में इसे याद किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें देश के हर तबके के लोगों ने अंग्रेज़ों का साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। साम्राज्यवादी मतलब यहाँ पर क्या है, ब्रिटिश शासन को ही बोला गया है साम्राज्यवादी। ठीक है? उन दिए हैं जो आपकी बुक में पिंक बॉक्स में भी दिए होते हैं, फिरंगी और रेज़िडेंट। फिरंगी हमें पता है ज़्यादातर फ़ॉरेनर्स को बोल दिया जाता है और ये जो वर्ड है फ्रेंच से निकला है, ठीक है? आपको ये याद रखना होगा कि पश्चिमी लोगों का मज़ाक उड़ाने के लिए कभी-कभी इस वर्ड का यूज़ कर दिया जाता है, बहुत बार बोला जाता है कि फिरंगी, फिरंगी, है ना? रेज़िडेंट कौन होते हैं? रेज़िडेंट वो लोग होते हैं जैसे कि जो अंग्रेज़ थे, बहुत सारी जगहों पर उनका कंट्रोल नहीं भी था अभी इस टाइम पर भारत में। तो ऐसी जगह है जहाँ पर उनका डायरेक्ट शासन था, तो उस जगह पर तो वो रखते थे गवर्नर जनरल को हेड बनाकर उस जगह का। लेकिन जहाँ पर उनका डायरेक्ट शासन नहीं होता था, जैसे कि हमने देखा अवध में डायरेक्ट शासन नहीं था पहले स्टार्टिंग में, तो वहाँ पर वो क्या रखते थे, एक रेज़िडेंट रखते थे। रेज़िडेंट क्या होता था? रेज़िडेंट वो होगा जो अंग्रेज़ों का प्रतिनिधि होगा और उन इलाकों में तैनात किया जाएगा जहाँ अंग्रेज़ों का सीधे शासन नहीं है या डायरेक्ट शासन नहीं है। अभी वो इलाके डायरेक्ट उनके कंट्रोल में नहीं है, तो वहाँ पर वो किसको रख देंगे? रेज़िडेंट। यानी उनकी एक चालाकी ही आप कह सकते हैं कि जहाँ पर उनका शासन नहीं है, वहाँ भी वो क्या करेंगे? संधि करके इस तरीके से अपने लोगों को वहाँ पर तैनात कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1857 का विद्रोह कई कारणों से सफल नहीं हो सका। लेकिन इसके जो परिणाम हैं वो कब दिखे हमें 90 साल बाद 15 अगस्त 1947 में जब हमारा भारत इस साम्राज्यवादी शासन से, इस ब्रिटिश शासन से आज़ाद हो गया था। ठीक है? 1857 के विद्रोह का प्रारंभ
मंगल पांडे के बलिदान से बैरकपुर की 34वें रेजिमेंट से थे। ठीक है? इसी आर्मी में ये थे, एक सोल्जर, और इन्होंने जब अपना बलिदान दिया क्योंकि उनको फांसी हो गई थी 8 अप्रैल को, और उसी के बाद से ही ऐसे हालात बने कि 1857 का विद्रोह भी शुरू हो गया। और भले ही ये विद्रोह सफल नहीं भी हुआ, अंग्रेज़ों ने इसको दबा दिया, लेकिन फिर भी ऐसे हालात अब बन चुके थे कि आगे जाकर हमें फिर आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। तो आई होप इस चैप्टर के कुछ-कुछ जो मेन पॉइंट्स थे वो आपको समझ आ गए होंगे। इसमें हम रिवीजन ही करते हैं और डिटेल वीडियो मैं बनाऊँगी एनसीईआरटीज़ पर, ठीक है? तो और जो मैं क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो करा रही हूँ, वो आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि होता क्या है कि आप चैप्टर कितने भी अच्छे तरीके से पढ़ लें, टीचर कितना अच्छा तरीके से समझा दे, आप खुद कितना ही अच्छा पढ़ लें, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, तो आपको ये आइडिया ही नहीं होता कि क्या क्वेश्चंस एग्ज़ाम में मेरे सामने आएँगे और मैं उनको किस तरीके से अटेम्प्ट करूँ। तो ये स्किल आप में कैसे डेवलप होगी, जब आप क्वेश्चंस को ही देखेंगे। जब खुद से पढ़ने बैठेंगे, तो कोई भी जो आंसर है आपको ईज़िली लर्न हो जाएगा। चैप्टर तो आपको आना ही चाहिए, लेकिन आपको क्वेश्चन आंसर्स को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एट लास्ट एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन के आंसर्स को ही करना होता है। ठीक है? तो ये स्किल आपको डेवलप करनी होगी कि किसी भी चैप्टर से कितने क्वेश्चन्स बन रहे हैं, किन क्वेश्चन्स का आंसर्स मैं किस तरीके से दूँ, कि आपको सीखना होगा, जो कि आप धीरे-धीरे सीख जाएँगे, और मैं भी कोशिश करूँगी कि आपको कुछ बातें सिखा सकूँ। तो आज का चैप्टर हो गया रिवाइज़, ओके? इसी तरह मेहनत करते रहिए। देखिए, अब बहुत कम टाइम बचा है, प्री बोर्ड्स आपके आने वाले हैं, डेट शीट आ चुकी है, और प्री बोर्ड के बाद टाइम ऐसे जाएगा आपका, आपको खुद पता नहीं होगा। तो इसलिए पढ़ाई पर फ़ोकस करें, ठीक है? सारी चीज़ें होती रहेंगी, पार्टी, शादी, बर्थडेज़, फ्रेंडशिप, सब कुछ आता रहेगा। लेकिन ये जो आपका साल है 12th का, 2022 और 23, ये दोबारा से नहीं आएगा, ठीक है? तो इसलिए इसको वेस्ट नहीं करें। अभी तक जिसने पढ़ाई शुरू नहीं करी है, तो वो प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दें, ओके? और किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। ये है लव वर्सेस करियर। इस पर मैं आपकी लाइव क्लास लूँगी, और बहुत सारे इस एज में बहुत सारे बच्चों को होता है रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना चाहिए या आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, इन सब पर हम बात करेंगे किसी दिन एक लाइव सेशन में, तो जॉइन करिएगा उसको। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। बाय बाय।